देखिए A2 की फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आइए जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन पहले एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन करा रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है जनाब, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ और सर्कुलर पाथ के साथ साथ उसकी स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब जैसे पंखा चल रहा है, इस पंखे की स्पीड आपने एक जगह पे सेट करके छोड़ दी। गर्मियां है तो आपने पंखा फुल स्पीड पे कर दिया है, तो फुल स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उसकी स्पीड ना आप कम कर रहे हो ना आप स्पीड ज्यादा कर रहे हो। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, तो सच अ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, प्रॉपर वर्डिंग में नोट्स के अंदर पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं लिख के टाइम लंबा नहीं करना चाह रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमे, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमे, तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर मैंने देखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब डेफिनेशन पूछते हैं तो उसकी मार्किंग स्कीम में ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखी हुई जो मैंने आपको सुनाई है। ये तो ओ लेवल के स्टैंडर्ड की है। ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। A2 के लेवल की जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है ना, वो इस क्लास के लेक्चर के बिल्कुल आखिरी पोर्शन में मैं बता सकूंगा, क्योंकि अभी मैं उसको डायरेक्टली इतनी मुश्किल डेफिनेशन आपको सुना ही नहीं सकता। तो अभी तो आप इसी डेफिनेशन से काम चलाएं, लेकिन बता रहा हूँ खुद से कि इस डेफिनेशन को मैं इसके लेवल को बढ़ाऊंगा, लेकिन बिल्कुल क्लास के आखिर में। तो पहली बात तो कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटर से जो लाइन बनाते हैं आप लोग, तो आपको पता है सेंटर से बनने वाली लाइन का नाम होता है रेडियस। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पे था और इस जगह ए से मूव करके फॉर एग्जाम्पल वो बी पे चला गया, तो कहते हैं जब ये बी पे चला गया तो ए से बी तक जाने में इसने सर्किल के सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाया है। तो कहते हैं अलोंग सर्कुलर पाथ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उस एंगल का नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी बहुत इजी वर्डिंग में बोले तो एंगल का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसका पूरा प्रॉपर नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और डेफिनेशन क्या बनेगी सर? डेफिनेशन ये बनेगी कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो जितना एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल बनता है, एंगल बनता ही सर्किल के सेंटर पर है, तो सर्किल के सेंटर पर बनने वाला एंगल इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। फिर जरा याद कीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी। तो आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो डेली लाइफ में, या बल्कि बचपन से तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो इसकी यूनिट होती है डिग्री। लेकिन डिग्री के अलावा इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जनाब है रेडियन। ठीक है ना। अब इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा वो क्या है? रेडियन। और ये पेपर में पूछते भी इसी तरह से हैं कि व्हाट इज मेंट बाय रेडियन। तो मैं भी आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले यूं समझे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंगल की यूनिट होती है डिग्री, लेकिन इसकी एस आई यूनिट रेडियन है। ठीक। अब क्वेश्चन है सर रेडियन क्या होता है, अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन डेली लाइफ के अंदर भी इसकी एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है रोटेशन। तो ये तीनों बातें आपके जहन में होनी चाहिए, डिग्री भी है, रेडियन भी है, रोटेशन भी है। पर क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज मेंट बाय रेडियन, रेडियन को डिफाइन करें। तो बेटा जरा देखिएगा, मैं रेडियन की आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। रेडियन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो बेटा जरा प्रॉपर डेफिनेशन सुनिएगा। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ये जो सर्किल का रेडियस है, ठीक है ना, मैंने आपके सामने सर्किल में एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्किल से आने वाली, सॉरी, सर्किल के सेंटर से आने वाली लाइन है, इस लाइन की लेंथ फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। ठीक।
फिर मैंने आपसे कहा आप ऐसा करें, कंपास को सर्किल के सेंटर पे रखें और एक आर्क लगाएं। जब आप आर्क लगाते हैं तो कहते हैं अगर इस आर्क की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो, यानी जितना सर्किल का रेडियस है उतनी ही आर्क होना चाहिए। अगर सर्किल का सेंटर 5 सेंटीमीटर का है तो आर्क लेंथ भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर का है तो आर्क लेंथ भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो पूरी बात ये बनी कि जब आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल हो, जब आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल हो, सर्किल का रेडियस और आर्क लेंथ अगर दोनों बराबर है तो सेंटर पर जितना एंगल बनता है सर उसी एंगल का नाम होता है 1 रेडियन। ठीक है जनाब। अच्छा सर और आगे चलिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इतनी ही बड़ी एक और आर्क लगा दें तो ये 2 रेडियन हो गया। मैंने कहा इतनी आर्क एक और लगा दें तो ये 3 रेडियन हो गया। और जब 3 रेडियन करते हैं ना तो मुझे लगता है कि ये एक्यूरेट आधा सर्किल बन जाएगा, लेकिन ये एक्यूरेट आधा सर्किल बनता नहीं है। एक्यूरेट आधा सर्किल नहीं बनता 3 रेडियन में। आधे सर्किल में क्या होता है तो गौर से सुनिएगा, फॉर हाफ सर्किल। ठीक है जनाब। आपको याद होगा आधा सर्किल डिग्री में 180 होता है, पर रेडियन में बात करूं ना तो गौर कीजिएगा, ये हो गया 1 रेडियन, ये हो गया 2 रेडियन, ये हो गया 3 रेडियन। थोड़ा सा और होता है और उस थोड़े से को हम लोग लिखते हैं 3.142 रेडियन। और जैसे ही स्टूडेंट 3.142 देखता है तो फौरन उसके दिमाग में नंबर आता है कि 3.142 का मतलब होता है पाई रेडियन। तो बचपन से हम लोग पाई की वैल्यू बेटा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू 3.142 होती है, पाई की वैल्यू 3.142 होती है। ठीक है, पर अगर मैं आपसे पूछूं पाई होता क्या है, ये 3.142 नंबर क्या है, तो बहुत इजी वर्डिंग में अब आप ये कह सकते हैं कि हाफ सर्किल में रेडियन में बनने वाला एंगल, उस वैल्यू का नाम है पाई। हाफ सर्किल में रेडियन में बनने वाला एंगल इट इज इक्वल टू 3.142। ठीक, ये आधा सर्किल है। और बेटा अगर पूरे सर्किल की बात कर लो तो पूरे सर्किल का मतलब हो जाता है 1 रोटेशन। और जब आप 1 रोटेशन कंप्लीट करोगे तो जाहिर सी बात है डिग्री में 360 पे चला जाएगा और रेडियन में 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो इस कन्वर्जन की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी कि 1 रोटेशन किसके बराबर होता है, तो जहन में रखेंगे इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रोटेशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक, तो बेटा पूरी बात ये बनी आज की क्लास की। अगर दिखाई जाए तो पहली प्रॉपर डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट at the center of circle during circular motion. It is called angular displacement. It is denoted by theta. Its unit is degree, radian or rotation. सवाल सर रेडियन को डिफाइन कीजिए। When arc length equals to radius of circle, when arc length equals to radius of circle, then the central angle is known as 1 radian. अच्छा जी, हाफ सर्किल की बात करें तो इट इज इक्वल टू 3.142 रेडियन। कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो ये पहली हेडिंग थी जिसका नाम था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई बेटा पूरी बात? ओके जी, अब हम नेक्स्ट हेडिंग देने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एएस लेवल की वेलोसिटी की बात करें, जिसका पूरा नाम लीनियर वेलोसिटी होता है लेकिन खाली वेलोसिटी भी उसको कह सकते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। ठीक बात है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं इसी में एडिशन कर दूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यही चीज बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को A2 की फिजिक्स में इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको लगता है कि W लिखा हुआ है, लेकिन इसको W पढ़ते नहीं, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी and it is defined as the angular displacement, the angular displacement covered by
एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला थीटा अपॉन टाइम, और ज्यादा मुश्किल करके लिखना हो तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम लिख लें, लेकिन मेरे ख्याल में थीटा अपॉन टाइम भी काफी है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा एक रोटेशन कंप्लीट करे, तो अभी मैंने आपको ये वाली बात बताई कि फॉर वन रोटेशन ओमेगा बराबर होता है टू पाई थीटा बन जाएगा, दैट इज रेडियन, डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम में भी आपको याद है कि वन ऑसिलेशन का टाइम, वन साइकिल का टाइम, वन रोटेशन का टाइम, इट शुड बी डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमेशा टाइम पीरियड होता है, तो याद रखिएगा कैपिटल टी शो कर रहा है टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड का मतलब एक रोटेशन में जितना टाइम लगेगा, टाइम टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और आपको ये बात भी याद होगी कि जो वन अपॉन टाइम पीरियड होता है, इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं ओमेगा को टू पाई और टाइम को तोड़ के लिख दूं, तो बेटा ये जो वन अपॉन टाइम है, इस वन अपॉन टाइम की जगह मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ। और मैं आपसे चाहूंगा कि आपको ये फार्मूला भी लाजमी याद करना है कि ओमेगा बराबर है टू पाई एफ। इसके अलावा आपने ये फार्मूला भी लाजमी याद करना है, ओमेगा बराबर है टू पाई अपॉन कैपिटल टी। यानी किसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया होगा तो टू पाई अपॉन टी से सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी दी होगी तो टू पाई एफ से सॉल्व करेंगे। और जो इसका बेसिक फार्मूला है ये बहुत ही कम यूज होगा, ज्यादातर फार्मूला यही वाला यूज होना है, टू पाई अपॉन कैपिटल टी या टू पाई एफ। ठीक है जनाब, तो इस तरह हमने ये दूसरी हेडिंग कंप्लीट कर ली। हेडिंग का नाम था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को मैंने डिफाइन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered by an object in per unit time, it is called angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन टाइम, वन रोटेशन में टाइम पीरियड कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्लेस करके मैंने ये फॉर्मूला बना लिया। अच्छा जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास। इस हेडिंग को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। इस बात का मतलब अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज मतलब अभी बताने जा रहा हूँ। मतलब जनाब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस सर्कुलर पाथ का एक रेडियस होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट ए है और ये ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बेटा बी पर आ गया। जब ये ए से बी पर आता है ऑब्जेक्ट, तो ये जो सर्किल के सरकमफेरेंस पे जितना डिस्प्लेस होता है फ्रॉम ए टू बी, इस चीज को अभी अभी मैंने ऊपर वर्डिंग यूज की थी, इट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ए से बी तक जाना, इट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। इस आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं। आर्क लेंथ को बेटा एस से डिनोट करते हैं। और अगर आप मैथ पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ाते हैं आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के साथ। क्या मतलब, अगर आर्क लेंथ छोटी बन रही है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा भी छोटा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ए से फॉर एग्जांपल सी तक जा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ए से सी तक लेके जा रहे हैं, तो ये ब्लू वाली जो मैंने आर्क बनाई है, बड़ी आर्क बनाई है। और भाई अगर मैंने आर्क बड़ी बनाई है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा। यानी आर्क लेंथ सेंटर पे बनने वाले एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, अच्छा इसी तरह से जो एस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर्किल के रेडियस के साथ भी। क्या मतलब, ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक ही जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी तक ही जा रहा है, लेकिन ए से बी तक जाने में, और अगर मैं इस वाले सी को हटाकर बोलूं कि एक पॉइंट है जो सी से
डी पर आ रहा है। ठीक है जनाब, तो जरा गौर करके बताइएगा कि ए से बी सर्किल का रेडियस बड़ा है, सेंटर से दूर है ए और बी, तो रेडियस बड़ा है तो उसको बड़ी आर्क लेंथ कवर करना पड़ रही है। और सी से डी जाने में ठीक है जनाब, रेडियस छोटा बन रहा है, और रेडियस अगर छोटा बन रहा है तो आर्क भी छोटी बन रही है। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं तो कंबाइन करके फॉर्मूला बन जाता है एस इक्वल टू आर थीटा। तो जनाब एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं आती, जो बेटा इसमें काम की बात याद रखने वाली है वो ये है कि एस क्या है, आर क्या है, थीटा क्या है। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपसे बेटा पूछना चाहूंगा और आप मुझे बताइएगा एस बेटा क्या है। सर एस का मतलब है कोई सर्कल सरकमफेरेंस पे कितना दूर जा रहा है। आपको पता है बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहते हैं। बाउंड्री पे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। रेडियस क्या है सर, सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस। थीटा क्या है, सेंटर पे बनने वाला एंगल। और इस रिलेशन को लाजमी याद रखना है, दैट इज एस इक्वल टू आर थीटा। और अगर इसी रिलेशन में मैं बोथ साइड्स को टाइम से डिवाइड करा दूं, अगर बेटा इसी रिलेशन में मैं बोथ साइड्स को टाइम से डिवाइड करा दूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम टी। ठीक है जनाब, और अगर मैं इसको टाइम टी से बेटा डिवाइड कराऊंगा तो गौर कीजिएगा राइट साइड पे आप बेटा मुझे बताएंगे ये थीटा अपॉन टी क्या चीज बन गया बेटा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है मैंने। ये थीटा अपॉन टी बेटा क्या बन जाएगा बताइए आप। ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, और ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, इट इज लीनियर वेलोसिटी। तो पूरी बात ये बनी कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब जनाब आपको मैं ये वाली हेडिंग समझाने जा रहा हूँ कि आप बोलेंगे सर आप A2 की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जिसमें सारी की सारी बातें हो रही हैं इस वक्त एंगुलर मोशन की। ठीक है बेटा, इस वक्त हम सारी की सारी बातें किस टॉपिक की कर रहे हैं, एंगुलर मोशन की बातें कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सब कुछ एंगुलर है। सर एंगुलर पढ़ाते पढ़ाते आपने एकदम से लीनियर कहाँ से लेकर आ गए, एक बात। और अगर लीनियर लेकर आए तो इस डायग्राम में बताएं वो लीनियर क्वांटिटी कहाँ पर है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो तो मैं बोलूं कि इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी होती है, आप मेरी बात मान लोगे। उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, आप मेरी बात मान लोगे, क्योंकि एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। सवाल है सर अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी कहाँ होती है, ये लीनियर डिस्टेंस कहाँ होता है। तो ये वाला मैं कॉन्सेप्ट अब आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा कॉन्सेप्ट बेटा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध ले बेटा, और रस्सी से बांध के उसको गोल रास्ते पे घुमाना शुरू कर दे, पत्थर गोल रास्ते पे घूम रहा है। जब वो गोल रास्ते पे घूम रहा होता है तो हम आपको एएस की फिजिक्स में ये वाली बात पढ़ाते हैं कि हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है, और इनर्शिया की वजह से वो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट बनाते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है जनाब, इस बी वाली पोजीशन पर भी वो टेंजेंट बना के भागने की कोशिश कर रहा होगा, ए वाली जगह पे भी टेंजेंट बना के भागने की कोशिश कर रहा होगा। और ये जो भागने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू द इनर्शिया, इस वेलोसिटी का नाम होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है जनाब, इस वेलोसिटी का नाम क्या है, टेंजेंट बना रही है, इसलिए इसका नाम है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि ये वाली जो वेलोसिटी होती है बेटा, इस वेलोसिटी का नाम होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी तो है लेकिन सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट बना रही है, इसलिए इसका नाम है टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसी तरह से अगर मैं इस वाले एस की भी बात करूं तो कहते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल आर्क लेंथ, अगर ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब करीब हो, बहुत करीब करीब हो ए और बी, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा ये इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि सर्किल का पार्ट वेरी स्मॉल काट दे तो वो हमें सीधा ही लगता है। तो एस आर्क लेंथ है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेलोसिटी तो समझ में आ रही है कि हाँ सर एंगुलर वेलोसिटी घूमने वाली वेलोसिटी है, और वी जो है बेटा वो लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो अब आपसे अगर बेटा मैं ये कहूँ कि अभी तक मैंने जितनी बातें बोली हैं इन सारी बातों को लेके ना एक छोटी सी फॉर्मूला शीट बना लें, समरी बना लें, क्योंकि अब मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चंस कराने की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इन फॉर्मूलों की समरी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो अभी मैंने ऊपर जितने फार्मूले बनाए सारे फार्मूले में सबसे पहला फार्मूला पढ़ाया है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नंबर टू एंगुलर वेलोसिटी का एक और फार्मूला 2 पाई अपॉन
कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड। नंबर 3, अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो 2πf। नंबर 4, एस इक्वल टू आर थीटा। नंबर 5, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, लेकिन अभी क्लास के बिल्कुल शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि पेपर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आ रही है, और मैंने कहा था इतनी बच्चों वाली डेफिनेशन अब नहीं लिखी जाती, एक मुश्किल डेफिनेशन लिखी जाती है। वो मुश्किल डेफिनेशन मार्किंग स्कीम में क्या लिखी हुई है, तो मैं आपको उस तरफ भी ले जाना चाह रहा हूँ। तो चलें जी, उस चीज को भी अभी अभी हाथ के हाथ पहले निपटा लें, फिर हम आपको पास पेपर के क्वेश्चन में लेके जाएं, ताकि हमें बार बार डेफिनेशन के लिए वापस ना आना पड़े। तो बेटा जरा एक और डेफिनेशन सुनिएगा। बेटा ये बताएं, अभी अभी जो मैंने ऊपर वाली डायग्राम बनाई, इस डायग्राम में बेटा जरा देख के बताइए कि ए वाली पोजीशन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अगर मैं इस वाली जगह की बात करूं तो वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस जगह की बात करूं तो वेलोसिटी राइट हैंड साइड पर आ जाएगी। कहना ये चाह रहा हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। ए पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, बी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है, सी पर डाउनवर्ड हो गई है, डी पे राइट हैंड की तरफ हो गई है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी, और आपने नोट करा कि इस वेलोसिटी का पूरा नाम मैं बार बार ले रहा हूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो सर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड, आपको याद है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो याद रखिएगा A2 की फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन बेटा आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल है, डायरेक्शन मुसलसल बदल रही है? इस डायग्राम में देख के बताइए, ये डायरेक्शन भी एक ही है। बेटा आप बताइए, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो मैंने ब्लू वाले एरो बनाए, जी मुसलसल बदल रही है सर, मुसलसल बदल रही है, हर इंस्टेंट पे बदल रही होती है। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे, यहाँ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होगी। तो सर डायरेक्शन तो मुसलसल चेंज हो रही है, ठीक है जी। और अगर डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है तो याद रखिएगा डायरेक्शन के चेंज होने से भी एक एक्सिलरेशन पैदा हो जाता है। आपको याद है वेलोसिटी का चेंज एक्सिलरेशन पैदा करता है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, चेंज होने से एक एक्सिलरेशन पैदा होता है, और उसी एक्सिलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। उसी एक्सिलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सर इसका नाम सेंट्रीपिटल क्यों है? भाई सेंट्रीपिटल इसलिए है कि डायरेक्शन चेंज जो उसकी हो रही है ना बेटा, अगर आप देखें डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, तो अगर कोई पूछे डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह बताएं, तो मैं कहूंगा सर्किल के सेंटर से ना एक फोर्स लग रही होती है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्किल के सेंटर से एक फोर्स लग रही होती है, भी बहुत सारी एग्जाम्पल दूंगा आपको ये वाली, जो सेंटर की तरफ खींच रही होती है। तो वो फोर्स जो सेंटर की तरफ खींच रही है, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ खींच रही है, और सेंटर की तरफ खींचने की वजह से, सेंटर की तरफ खींचने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जनाब उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होने वाले एक्सिलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो जरा पूरी वर्डिंग सुनिएगा, पूरी वर्डिंग सुनिएगा। व्हेन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है जनाब, जब कभी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो एन एक्सिलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एन एक्सिलरेशन इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। उस एक्सिलरेशन का बेटा नाम क्या होगा?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ होता है। सर सर्किल के सेंटर की तरफ क्यों होता है? तो उसके भी मैंने आपको बड़ा रीजन बताई कि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से पैदा हो रहा है। सर ये एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। यानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है जनाब। लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरफ है? तो सर एक्सेलरेशन हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ पैदा होता है और उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब जरा काम की बात सुनिएगा। वो जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था ना सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन A2 की फिजिक्स में अब वो वाली नहीं है कि सर्कुलर पाथ पे घूमे तो इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। A2 की फिजिक्स में सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? तो जरा उस डेफिनेशन को प्रॉपर वर्डिंग में लिखना चाह रहा हूँ, जरा आराम से देखिएगा। व्हेन acceleration is perpendicular, when acceleration is perpendicular to the velocity of a moving object, it is called circular motion। भाई मार्किंग स्कीम में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है सर्कुलर मोशन की, वो वाली डेफिनेशन नहीं आ रही जनाब कि गोल रास्ते पे घूमेगा तो इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मार्किंग स्कीम में ये वाली डेफिनेशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा हो या जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा हो कि उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो। ये ओ लेवल के अंदर आपने सर्किल की एंगल प्रॉपर्टीज में ये बात पढ़ी हुई होती है कि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। तो ऐसी मोशन का नाम सर्कुलर मोशन। ठीक, तो थ्योरी बेटा पूरी खत्म हो गई है। मतलब इस चैप्टर के अंदर जितनी थ्योरी है उसकी 50% थ्योरी खत्म हो गई है, 50% अभी थ्योरी बाकी है। लेकिन आपको पता है कि मैं जितनी थ्योरी करा लेता हूँ उससे रिलेटेड जो पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं पहले उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो जरा आज की क्लास में बेटा मैंने जो कुछ पढ़ाया है सारी की सारी बात को रिपीट करना चाह रहा हूँ। जरा जल्दी जल्दी से सारी बातों को रिकैप करके सुनिएगा। सुनिएगा जनाब। पहली हेडिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमे कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर बेहतर डेफिनेशन है वो वाली कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर सर्किल के सेंटर पे बनने वाला एंगल। यूनिट बताएं, डिग्री, रेडियन, रोटेशन। रेडियन की डेफिनेशन बताएं। सर जब आर्क लेंथ सर्किल के रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनने वाला एंगल रेडियन। आधे सर्किल में रेडियन 3.142, पूरे सर्किल के अंदर 2 पाई रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी, सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, थीटा पर यूनिट टाइम। वन रोटेशन के लिए 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और एक और फॉर्मूला 2 पाई फ्रीक्वेंसी। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो एस इक्वल टू आर थीटा। एस इज द आर्क लेंथ, आर इज द रेडियस, थीटा इज द एंगल। और डिवाइड कर दें टाइम से तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक फॉर्मूला शीट की हमने छोटी सी लिस्ट बना ली और उसी के साथ एक और हेडिंग पढ़ ली जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि जब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड भले से कांस्टेंट हो, स्पीड भले से कांस्टेंट हो, लेकिन जब कभी डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन के चेंज से पैदा होने वाले एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ होता है और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। इस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है जो मैं चाहूंगा कि आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन, सर ये सवाल, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो इसकी डेरिवेशन एक पास पेपर के क्वेश्चन में आई हुई है। तो मैं आपको वो पास पेपर का क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वहां वो डेरिवेशन आपको दिखा दूंगा कि वी स्क्वायर अपॉन आर किस तरह से ड्राइव करते हैं। अभी तो डायरेक्ट रट्टा मारी है वी स्क्वायर अपॉन आर। और इसी में से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करें तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एफ इक्वल टू एम ए। और जहां ए लिखा हुआ है ए की जगह सर लिख दें वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पहला फार्मूला है। और इसी के अंदर बेटा एक और जरा देखिएगा, एम ऐसे ही है, आर ऐसे ही है, जहां लिखा हुआ है वी,
अगर मैं इस v की जगह आर ओमेगा लिख दूं, आर ओमेगा, और आर ओमेगा लिख के इसको सॉल्व कर लूं तो ये बन जाएगा आर एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक रेडियस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको आना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, तो जरा गौर से सुनिएगा बेटा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स जो सर्किल के सेंटर की तरफ बांध के रखती है, वो रिजल्टेंट फोर्स जो सर्किल के सेंटर की तरफ बांध के रखती है, उसी रिजल्टेंट फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो सर्किल के सेंटर की तरफ बांध के रखती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम ओ लेवल की फिजिक्स जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर भी बच्चों से कहते हैं भाई ये 3-4 एग्जाम्पल्स है, मैंने इनको याद कर ले। और यहाँ पे भी हम आपसे बोलेंगे भाई 3-4 एग्जाम्पल्स है, अगर इनको याद कर ले तो यही एग्जाम्पल आपको A2 की फिजिक्स में भी बार बार नजर आएंगी। वो 3-4 एग्जाम्पल कौन 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 सी है, तो जरा एग्जाम्पल नंबर 1 सुनना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर किसी आप पत्थर को बेटा रस्सी से बांध लें और रस्सी से बांधकर इसे गोल रास्ते पे घुमाना शुरू कर दें, तो जब आप इसको गोल रास्ते पे घुमाते हो तो रस्सी में टेंशन पैदा हो जाती है। तो याद रखिएगा, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है जनाब, रस्सी से पत्थर को बांध के आप घुमा रहे हो, तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाओगे तो रस्सी में पैदा होने वाली टेंशन इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इसमें भी बेटा एक छोटी सी बात सुनना, अगर मैं रस्सी से पत्थर को बांध लूं और अपने हाथ को वर्टिकली सर के ऊपर ले जाऊं, तो जब मैं अपने हाथ को स्ट्रेच करता हूं वर्टिकली और फिर पत्थर को घुमाना शुरू करता हूं, तो आप देखिएगा पत्थर हॉरिजेंटल सर्किल में घूमता है। जब पत्थर हॉरिजेंटल सर्किल में घूमता है तो ये बड़ी आसान सी स्टडी होती है। लेकिन आपको मैं सैटरडे वाली जो क्लास पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा कि अगर मैं अपने हाथ को वर्टिकली सर के ऊपर ले जाने के बजाय हॉरिजेंटली अपने चेस्ट के आगे रख लूं और फिर मैं इसको घुमाना शुरू कर दूं, तो वो पत्थर वर्टिकल सर्किल में घूमता है। बेटा वर्टिकल सर्किल की फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो अभी मैं टच नहीं करना चाहूंगा। पहले हॉरिजेंटल सर्किल के बहुत सारे सवाल कराऊंगा, फिर वर्टिकल सर्किल में लेके जाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ हॉरिजेंटल सर्किल में समझ लीजिए कि अगर पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाऊं तो रस्सी में पैदा होने वाली टेंशन इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल नंबर बेटा 2 सुनिएगा। कहते हैं अगर कोई कार किसी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही हो, अगर कोई कार सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही हो, तो क्वेश्चन है जनाब वो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर ये है कि सर कार के टायर और रोड्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है, और ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। बताइए बेटा, अगर टायर घिसे हुए हो या रोड पर ऑयल पड़ा हुआ हो और मैं कार को गोल रास्ते पे घुमाने की कोशिश करूं हाई स्पीड के साथ, तो कार गोल रास्ते पे घूमेगी नहीं, बल्कि स्किड करती हुई फिसलती हुई सेंटर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, स्लिप करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी और रोड के दरमियान